This conference will now be recorded. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। आपने नोट लाजमी करनी है। सैफुल्ला शाह का मैसेज है कि सर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट बता दें। मैं दोनों ही बता देता हूँ, विद रिप्लेसमेंट भी बता देता हूँ और विदाउट रिप्लेसमेंट भी बता देता हूँ। ये टेक्निक होती है सैंपल लेने की। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, सपोज दैट आपने एक पॉपुलेशन में से एक सैम्पलिंग यूनिट लिया। आपके पास 10 पॉपुलेशन का साइज है। आपने इसमें से एक यूनिट सेलेक्ट किया, सिलेक्ट अ यूनिट। आपने एक यूनिट सेलेक्ट किया सैंपल में से, ओके होगी बात। अब दूसरा, जब नेक्स्ट यूनिट सेलेक्ट करने लगे हो तो जो पहले यूनिट आपने सेलेक्ट किया वो वापस रिप्लेस कर दोगे। मतलब आपने 1 बाय 1 4 यूनिट आपने टेस्ट करने हैं। एक यूनिट सेलेक्ट किया, उसको चेक कर लिया, फिर वापस रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरा यूनिट निकाला। इसी तरह 4 दफा आपने यूनिट निकाले, लेकिन टोटल आपका सेम रहा, क्योंकि आप सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे हो। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक यूनिट सेलेक्ट किया, उसको चेक किया, अगला यूनिट ड्रॉ करने से पहले वो वाला यूनिट आपने रिप्लेस कर दिया। दैट इज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और इसमें हर एलिमेंट जो यूनिट आप सेलेक्ट कर रहे होते हो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, क्योंकि टोटल साइज सेम है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, इफ a unit is selected from a population, if a unit is selected from a population, check it and replaced it into the population before the next unit drawn, before the next unit drawn। वो बात समझ लगी। सैम्पलिंग तो विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा फिर? सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होता है कि जनाब आपने जो सैम्पलिंग यूनिट पहला सिलेक्ट किया वो रिप्लेस नहीं किया, बल्कि बाकी जो 9 यूनिट्स हैं उसमें से नेक्स्ट यूनिट ड्रॉ किया, फिर अगला 8 में से नेक्स्ट यूनिट ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। उसमें यूनिट हम रिप्लेस नहीं करते नेक्स्ट यूनिट ड्रॉन से पहले। उसमें हम अपना सैम्पलिंग यूनिट रिप्लेस नहीं करते नेक्स्ट यूनिट ड्रॉन से पहले। बात क्लियर हुई? उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसमें प्रोबेबिलिटी हर आने वाले एलिमेंट की चेंज होती रहती है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। गॉट इट? चलें जनाब, तो ये सैफुल्ला शाह का सवाल था, क्या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है? जो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन सिर्फ ये लिखना है, इफ अ यूनिट इज सिलेक्टेड एंड does not replace it into the population before the next unit drawn। चलें जी, नेक्स्ट हम सीख रहे थे, हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। आज इसको खत्म करेंगे और इंशाल्लाह प्रोपोर्शन को सीखेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ये हम पढ़ रहे हैं।
सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक होगी बात। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज पढ़ी कि म्यू एक्स बार बराबर होता है म्यू के, चाहे वो बता दे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर हमने इसको अंग्रेजी में पढ़ना है तो ये क्या लिखा हुआ है, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ये क्या लिखा हुआ है, ये आपने पहले ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसलिए मैं नहीं लिख रहा दोबारा। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जनाब, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। अगर सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, और अभी तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं या मेरी नजर से गुजरे हैं पेपर में, वो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से सवाल आ रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट से नहीं आ रहे। और नेक्स्ट है हमारे पास सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं एफपीसी। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एफपीसी, जब सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। जब भी सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की बात हो तो एफपीसी लगता होता है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के साथ लगता है। बस डन होगी बात। चलें जी, अब हमने कुछ सवाल इसके किए थे, आपको याद भी होंगे, कल ही तो किए, बल्कि आज ही तो किए सुबह सुबह। तो वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने पहले भी कहा था कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने दो चीजें तैयार रखनी है, एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और एक वो जो आप रजिस्टर में चीजें लिख रहे हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक नजर आप इसका क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने जो सवाल किए थे मैं उनको दोबारा नहीं दोहराऊंगा, नेक्स्ट सवाल पे चलता हूं। एक सवाल लिखे जरा, लिखा हुआ है जनाब, इफ सैंपल साइज decreased, if sample size decreased from 80 to 25, if sample size decreased from 80 to 25, what will be the effect on standard error of mean? Standard error of mean, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है जनाब। अगर सैंपल साइज कम होता है तो वैसे मुझे बताएं स्टैंडर्ड एरर कम होगा या ज्यादा? अगर सैंपल साइज कम हो जाए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कम होना चाहिए या ज्यादा? जल्दी से बताएं अपने व्यूज। जी मेरे भाई, सैफुल्ला शाह का सवाल है कि इंक्रीज होगा, शानिम का सवाल है कि कम होगा, उस्मान का भी, उस्मान ने पहली दफा सही आंसर दिया है, वरना पूरी कौम एक तरफ होती थी और उस्मान भाई एक तरफ होते थे। जब सैंपल साइज कम होगा तो एरर बढ़ेगा मेरे भाई, एरर बढ़ जाएगा। जिसने आंसर दिया ना कम होगा, जब भी हमारा सैंपल साइज का और एरर का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, सैंपल साइज का और स्टैंडर्ड एरर का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। सैंपल साइज कम होगा तो स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा, सैंपल साइज ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड एरर कम हो जाएगा।
गॉट इट। लेकिन पेपर में सिर्फ इतना नहीं पूछता ना, वो पेपर में वो कहता है कि कितने परसेंट बढ़ेगा या कितने परसेंट कम होगा, ये सवाल आता है पेपर में। वो सिर्फ ये नहीं पूछता कि जनाब मुझे सिर्फ बता दो कि स्टैंडर्ड एरर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा जवाब है कि हम कह देंगे जी स्टैंडर्ड एरर हमारा ज्यादा होगा क्योंकि सैंपल साइज कम हो रहा है। अब वो कहता है कितने परसेंट बढ़ेगा, तो परसेंटेज में अगर आंसर आए तो जरा आप ध्यान से देखना है इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि फिर इसके बाद मैंने आपसे 3-4 सवाल करवाने। चलें जी, आ जाए जरा क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो है 100। लेट सपोज कर लिया, ठीक हो गया। एक दफा n हमारा है 80 और एक दफा n हमारा है 25। हम दोनों का स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेते हैं, दोनों का स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा एक्स बार बराबर है जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट, या सिग्मा ओवर एन अंडर रूट आप चाहे कर लो, और इसका भी फार्मूला तो वही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। आ जाओ जरा, 100 हमने लेट किया ओवर अंडर रूट 80 और इसका भी हमने 100 लेट किया ओवर अंडर रूट 25। लो मेरे भाई मुझे बता दे जरा दोनों का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना आया, दोनों का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना आया। देखिए जरा 11.18 है, 11.18 है, और दूसरे का 20। चेक करो जरा, आप खुद देखें, इंक्रीज हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सैंपल साइज कम हो रहा है। लेकिन पेपर में ये भी आंसर नहीं है, पहले हम निकाल देते हैं इंक्रीज आया कितना, डिफरेंस ले लें कितना इंक्रीज है 11.18 का और 20 का कितना डिफरेंस है 8.82, 8.82। लो मेरे भाई, अब यहां से आगे थोड़ा सीखने की आपको जरूरत है। पेपर में 8.82 भी आंसर नहीं है, बल्कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, जैसे मार्क्स की परसेंटेज लेते हैं तो दो तरीके हैं। इसका आंसर नंबर 1, और अगर पहला आंसर आए तो यही देना है, 8.82 को 11.18 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज का तरीका भी यही होता है, इंक्रीज या डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100, इंक्रीज या डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। यही तरीका होता है परसेंटेज में, कोई भी किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसी तरीके से करते होते हैं। गॉट इट। चलें जी, आंसर बता दें जरा कितना आंसर आ गया, 8.82 डिवाइडेड बाय 11.18 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, तो आंसर आ गया जनाब 78.89% इंक्रीज हुआ। अगर ये आंसर पेपर में मौजूद है तो हमने यही आंसर देना है, इससे आगे जाना ही नहीं। अगर पेपर में ये आंसर मौजूद है, पहला आंसर मौजूद है, तो हमने अगले पार्ट पे नहीं जाना। लेकिन अगर ये आंसर मौजूद नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि 8.82 को 20 में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों में से किसी एक को तो बेस रखना पड़ेगा ना हमें।
दोनों में से किसी ना किसी को तो हमने बेस रखना है ना। ओके होगी बात। चलें जी, फिर आगे चलते हैं। इसका कितना आंसर आ रहा है जनाब? 44.1% इंक्रीज है, इंक्रीज ही, क्योंकि 11 से 20 हुआ है ना। तो ये आपके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं पेपर में 99% पहला आंसर ही वैलिड है। लेकिन इन केस कि आपके पेपर में ये आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आपका दूसरा आंसर लाजमी अवेलेबल होगा। आपका दूसरा आंसर लाजमी अवेलेबल होगा। तो इसलिए आई कैप के पेपर में हमेशा डबल कैपेसिटी के साथ जाना होता है। जी मेरे भाई, सवाल समझ लग गया? तो अब मैं सवाल आपको लिखवाने लगा हूं जो आपने करना है। कोई एक क्वेश्चन नहीं, 2-3 इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाने हैं आपसे, और सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो लिखे जरा एक सवाल। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मोहम्मद अली, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मोहम्मद अली कुछ पूछना चाह रहा है मेरे भाई, क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, कि आप जरूरी है कि स्टैंडर्ड 100 ले? नहीं जरूरी नहीं है, 1000 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, जो मर्जी ले लो, आंसर सेम आएगा। जो भी लोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डन? लो मेरे भाई, अब सवाल मैं लिखने लगा हूं। हाशिर कहता है कि जनाब जो आपने फार्मूला लिखा है वो स्टैंडर्ड एरर का है। तो मेरे भाई स्टैंडर्ड एरर ही तो उसने पूछा है। जरा देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और जब उसने पूछा स्टैंडर्ड एरर है, तो फार्मूला भी स्टैंडर्ड एरर का लिखना है। जब उसने स्टैंडर्ड एरर ही पूछा है, तो हमने फार्मूला भी तो स्टैंडर्ड एरर का लिखना है। ओके होगी बात? चलें जी। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोग ना लेक्चर इतने वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो याद रखें, आने वाले दिनों में अपना रिजल्ट आई कैप पे नहीं डालना, और ना ही रमजानुल मुबारक पे डालना। ना आई कैप पे डालना है, ना रमजानुल मुबारक पे डालना है। उसके कसूरवार आप खुद हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपको रिकॉर्डिंग से समझ लग जाती है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन के लेक्चर लेते हैं, क्योंकि मजबूरी है, अब बहुत दिल पे पत्थर रखकर मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करनी पड़ती है, तो मैं उसको ये मैसेज भी दूंगा कि मेरे भाई उसका कोई फायदा नहीं है यार। स्टडी को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता, मजा ही नहीं आता। पता नहीं आप कैसे लोग सीए करने वाले हो यार, कि आप इतनी कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो सीए को। तो फिर उसका फिर रिवार्ड भी तो उस तरह से नहीं मिलेगा हमें। तो अगर आपको रिवार्ड चाहिए, उसके लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो उतना फिर जलना भी सीखो। चमक ऐसे नहीं आ जाएगी, उतना जलना पड़ेगा हमें। और आप तो बड़े शहीन बच्चे हो कि आपको टाइमिंग भी आपके लिए सूटेबल होनी चाहिए। कमाल के बच्चे हो यार। हमारा स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम सिर्फ टीचर को फॉलो करते थे, जो वो कहते थे आंखें बंद करके जी बिस्मिल्लाह कर देते थे। और अल्लाह ने कामयाबी भी वैसे ही दी। हमारे अंदर शायद इतनी क्वालिटीज नहीं थी, जस्ट टीचर की वो जो एफर्ट थी, या जो टीचर्स बस जो कहते थे हम आमीन कर देते थे। अब तो बड़े कमाल के लोग हो यार, पता नहीं कहां से निकले हो। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं करनी, बल्कि टीचर को कहना है कि जनाब इस टाइम तो मेरा दिल ही नहीं करता पढ़ने का। तो थोड़ा सा ना अपने आप को यार प्रोफेशनल बनाओ, मजा आएगा पढ़ने का। सवाल लिखो जरा, और उसके मैं दोनों आंसर लूंगा, पहला आंसर भी और दूसरा भी। आपने आंसर के साथ रैंकिंग भी लिखनी है। तो सवाल लिखे जनाब, इफ a sample size increased from 40 to 75, what will be the effect on
effect on standard error of mean, standard error of mean। जल्दी करिए जनाब, इसका आंसर निकालें। दोनों आंसर देने हैं और रैंकिंग के साथ देने हैं। क्या आपका पहला आंसर कौन सा है और दूसरा आंसर कौन सा है? सबने आंसर बताना है, किसी को रियायत नहीं है आज। अपने कैलकुलेटर घुमाते रहो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जी रोहान का आंसर आ गया, ये रोहान का नहीं है। मोहम्मद अली का आंसर बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली मेरे भाई 100% आंसर आपका ठीक है। अयाज का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। रोहान कह रहा है कि स्टैंडर्डेशन की क्या वैल्यू यूज होनी है। मेरे भाई स्टैंडर्डेशन की वैल्यू आप लेट करोगे, 100 लेट कर लो, 1 लेट कर लो, जो भी लेट करोगे आंसर सेम आएगा। मोहम्मद अली का पहला आंसर आ रहा है 26.96। मोहम्मद अली बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। अली हमजा का भी बिल्कुल ठीक है। शानेम गुड बेटा, एक्सीलेंट। मोहम्मद अली का सेकंड आंसर भी आ गया। उजैर अहमद कहते हैं जनाब 40.96%, 26 पॉइंट। रिमजा गुड, ऑलमोस्ट सबके आंसर सही है। अभी तक जो भी आंसर कर रहे हैं सबका आंसर ठीक है, बस राउंडिंग ऑफ में थोड़ा सा इशू है। ग्रेट। और आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आ जाता है। चलें जी, तो मुझे तो मेरे ख्याल में करवाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबका ही आंसर ठीक है। फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी बैठे हों जो अभी भी नींद की हालत में हो। तो देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अच्छा आज टेस्ट होना है आपकी क्लास के बाद। टेस्ट के अंदर फिलहाल मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग भी होगा, ठीक है, सैम्पलिंग भी होगा। और नेक्स्ट टेस्ट के अंदर वो एक बड़ा टेस्ट लेंगे। और आप लोगों के ना बहुत कुछ टेस्ट होने हैं, बड़े 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 टेस्ट जून के अंदर। फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका पूरे का पूरा टेस्टों का वीक होगा, क्यूएम का, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक टेस्ट होगा और हैवी टॉपिक्स का होगा, तो इसलिए अपने रजिस्टर वगैरह गुम नहीं करने। जी क्वेश्चन में ये था कि हमने लेट किया, बिल्कुल सबमिट करवाना होता है याज भाई। गूगल क्लासरूम पे एक कोड है, वो मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, उसमें ना सबमिट करवाना होता है बिल्कुल। और दुआ करो कि ईद के बाद कॉलेज ओपन हो जाए।
ताकि इसकी क्वालिटी और बेहतर की जाए। लेकिन अगर ना भी हो जाए तो परेशानी हो ना, सिर्फ एक काम आपने करना है, क्लास लेनी है और जो काम दूं वो करना है। आप फेल नहीं हो सकते। क्लास लेनी है और जो काम देता हूं वो करना है, गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे। लेकिन क्लास भी ना लो और काम भी ना करो और फिर भी कहो या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, तो फिर शर्म आती है यार। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आ जाओ जरा। इसमें हमने लेट वही स्टैंडर्ड डेविएशन को लेट कर लिया 100 लेट कर लो, 1 लेट कर लो, जो भी लेट कर लो। एक एन हमारा कितना था? पहले एन हमारा था 40 और फिर एन था हमारा 75। ये तो बात कंफर्म हो गई कि डिक्रीज होना है, हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिक्रीज होना है क्योंकि सैंपल साइज बढ़ रहा है। कितने परसेंट डिक्रीज होना है वो हमने निकालना है। कभी वो परसेंटेज में पूछता है, कभी नहीं भी पूछता, कभी सिर्फ वैल्यू पूछ लेता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला होता है जनाब सिग्मा ओवर एन। तो यहां पर हमारा सिग्मा ओवर अंडर रूट 100 ओवर अंडर रूट 40 और 100 ओवर अंडर रूट 75। बताया जा रहा है ये कितना आया था? पहला स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना आया था? 100 ओवर 140 कितना आया? 15.8। और दूसरा कितना आया? 11.54। ये हमारे सामने है कि डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 4.26। लो जनाब 26 या 27 जो भी है, इसके हमने दो आंसर बनाने हैं। पहला 4.262 डिवाइडेड बाय 15.81 मल्टीप्लाइड बाय 100 और फिर यही 4.262 या जो भी था 11.54 मल्टीप्लाइड बाय 100। लो मेरे भाई इसका आंसर कितना आ गया? पहले का आंसर कितना आया? 27 या 26.9% राउंड अबाउट और ये 36.9 के राउंड अबाउट। ये हमारे आंसर आ गए। ओके होगी बात? डन होगी? चलें जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे करके दे दें, फिर इसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन। जी जनाब, इफ sample size decreased from 100 to 10, इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इफेक्ट किस पे बताएंगे? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ओके होगी बात? चलें जी, तो जल्दी से बता दें इसका आंसर। जी मेरे भाई,
कुछ लोगों के तो आंसर आ गए हैं। हाँ जी, 216 और 68 ऑलमोस्ट ये आंसर आ रहे हैं। 216 और 68। कुछ बंदा कह रहा है कि 90% नहीं। हाशिर चेक करो जरा, इसका आंसर चेक करो, दोबारा चेक करो मेरे भाई। जी हाशिर आपने चेक किया? क्योंकि बाकी लोगों का आंसर 216 और 68 आ रहा है। बाकी सबका आंसर 216 और 68 आ रहा है, ऑलमोस्ट सबका। चलें जी, तो चलते हैं फिर। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हमारा खत्म हो गया, और आपको पता है कि यहां तक ढेर सारा पेपर आता है। जितना हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, पॉपुलेशन के बारे में बहुत ज्यादा पेपर आता है, ठीक है? तो आपने इसका बड़ा ध्यान रखना है। ओके होगी बात? चलें जी, आगे चले फिर। नेक्स्ट हम चलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन की तरफ। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। ओके की बात? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन इज द टाइप ऑफ लाइक एज प्रोबेबिलिटी। शयान ने कहा मीन वाला करवा दे। कौन सी चीज मीन वाली बेटा? शयान मीन वाला क्या करवाना है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन अभी हम खत्म कर रहे हैं और आप कहते हैं क्या करवाऊं उसमें से? क्या चीज करनी है? शयान बोल नहीं रहे आप, अब माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। किधर हो मेरे भाई, बात करके चले गए हो? तो लास्ट क्वेश्चन करवा दूं ये वाला? कोई हाल नहीं चीकू तेरा। चेक कर जरा, 2 सवाल हमने किए हैं। देखिए हमने लेट किया कि सिग्मा हमने 100 रखा, एक एन हमारा 100 है और एक एन हमारा 10 है। सैंपल साइज कम हो रहा है, सैंपल साइज के कम होने से हमारा जो मीन है, सॉरी जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है वो ज्यादा होगा। ये बात तो कंफर्म होगी। कितना ज्यादा होगा ये फाइंड करेंगे। सिग्मा एक्स बार होता है सिग्मा ओवर एन अंडर। दोनों के केस में यही फार्मूला। हमने लेट किया हुआ है सिग्मा 100 ओवर अंडर रूट 100, और ये आ जाएगा 100 ओवर अंडर रूट, यहां पर n है 10, राइट? दोनों का स्टैंडर्ड कितना आ गया? स्टैंडर्ड ऑफ मीन बताया जरा जल्दी से। पहले का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना आ रहा है? 10। और दूसरे का कितना आ रहा है रोहन? 100 ओवर अंडर रूट 10। दूसरे का स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है? 31.62। और आपके सामने है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है।
कितना इंक्रीज है, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, बस इंक्रीज और डिक्रीज है। 21.62 का इंक्रीज है। और याद हो कि हमने सीखा है कि इसका एक ये तरीका है कि जितना चेंज आया है उसको बेस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो। याद पहला ये है आंसर, और दूसरा बेस ये बना देगा। उसी चेंज को हम दूसरा बेस बना के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अगर यहां पे आंसर आ जाता है तो हम सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। गॉट इट? तो मेरे भाई बताएं जरा, इसका पहले का आंसर कितना आ गया? 216 पॉइंट समथिंग, और ये आ रहा है 68 पॉइंट समथिंग। ठीक हो गया? चैलेंज। हम चलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा जरा अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस में क्या कौन कौन नहीं है? शानिम भी है, शामिल भी है, शाह बच्चा भी है, रूहान, रिमजा, रिमशा ओके है, नुरेज, मोहम्मद उमैर, अयाज, अली, मोहम्मद अली, महरीन भी है, मोहम्मद हुसनैन भी है, हाशिर, फहीम, ईशा, अजीम वकास गुड हो गया, अरहा, अली हमजा, अब्दुल रहमान, शयान। अच्छा हारिस नजर नहीं आया मुझे, हारिस रोज सो रहा होगा। चीकू, हारिस नजर नहीं आया। सैफुल्लाह शाह भी है, हारिस नजर नहीं आ रहा। और भी कुछ लोग हैं। चलें, प्रोपोर्शन क्या होता है? जब सपोज दैट मैं अगर आपसे एक वर्ड कहूं कि 1 2 3 4 5, और मैं कहूं कि जनाब मुझे यहां पे इवन नंबर का प्रोपोर्शन चाहिए, इवन नंबर का प्रोपोर्शन, तो मेरे भाई देखेंगे इवन नंबर कितने हैं। 2/5। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। क्लियर होगी बात? और अगर आपसे कोई पूछे कि ऑड नंबर का प्रोपोर्शन बताओ, ऑड नंबर का प्रोपोर्शन, तो क्या बताएंगे? ऑड नंबर का प्रोपोर्शन 3/5। और प्रोपोर्शन को पी से डिनोट किया जाता है, प्रोपोर्शन को पी से डिनोट किया जाता है, राइट? एक और प्रोपोर्शन की एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं सपोज दैट एक कॉलेज है, कॉलेज में 10 स्टूडेंट्स हैं, सपोज दैट, और बैठे भी इस रेंज में है। हम सपोज कर लेते हैं कि पहले गर्ल है, फिर गर्ल है, फिर गर्ल है, फिर बॉयज, बॉयज, बॉयज है, फिर बॉयज है, फिर भी बॉयज है, फिर भी बॉयज है, फिर गर्ल। हो गया 10। सपोज दैट ये स्टूडेंट बैठे हैं एक कॉलेज में, ये हमारी है पॉपुलेशन, ये टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, पॉपुलेशन। मैं इसमें से 4 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना चाहता हूं। 4 का साइज है जो मैंने सैंपल लिया। मैं सपोज कर रहा हूं कि एक बंदे ने सैंपल लिया, एक लड़की, 3 बॉयज। सपोज कर रहे हैं, सपोज तो कुछ भी किया जा सकता है ना। एक और बंदे ने सैंपल लिया, 2 गर्ल्स, 2 बॉयज। एक और बंदे ने सैंपल ले लिया, 3 गर्ल्स, 1 बॉय। यानी डिफरेंट सैंपल साइज हो सकता है। हमने भी पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो हमेशा फिक्स रहता है, पैरामीटर कांस्टेंट होता है और सैंपल वेरिएबल होता है। अब मैं कहता हूं आपको कि मुझे पॉपुलेशन में से बॉयज की प्रोपोर्शन बताओ, क्या होगी बॉयज की प्रोपोर्शन?
पॉपुलेशन से बॉयज की प्रोपोर्शन क्या होगी? 6/10। कैसे पता चला? 6 बॉयज हैं, टोटल 10 है, तो 6/10। ये है पॉपुलेशन में से प्रोपोर्शन फाइंड किया है आपने। और अगर सैंपल का प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो यहां पर कितनी है प्रोपोर्शन बॉयज की? 3/4। इसमें कितनी प्रोपोर्शन है? 2/4। थर्ड सैंपल में कितनी है? 1/4। और हमें यह भी पता है कि जो सैंपल की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। पॉपुलेशन में जितनी बार मर्जी आप बॉयज की प्रोपोर्शन फाइंड करोगे उसका आंसर वही आएगा, उसका आंसर वही आएगा। तो ये था सिंपल प्रोपोर्शन के बारे में बताना कि प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन होता क्या है। अब आ जाओ जरा, हम पढ़ने लगे हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। ओके होगी बात? जी जनाब। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर अगर हम देखें तो इसकी सबसे पहले जब इसकी मैं मीन की बात करूंगा तो उसको बोलूंगा क्या? जब मैं इसके मीन की बात करूंगा तो बोलूंगा मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। दो मिनट वेट कीजिएगा, मैं अभी आता हूं, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है? जाना नहीं है कहीं।
हाँ जी मेरे भाई, मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, बिल्कुल वही चीज है, कोई ज्यादा प्रेशर वाली बात भी नहीं है कि इसको कोई सीखने में मसला आए हमें। तो मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को डिनोट करेंगे म्यू पी से। मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को किससे डिनोट किया जाएगा? म्यू पी से। और ये किसके बराबर होता है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। किसके बराबर होगा? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के, चाहे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो। बिल्कुल वही बात जो हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में सीखी, बिल्कुल वही बात है। ओके होगी बात। उसके बाद इसको अंग्रेजी में भी लिख लो, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन is always equal to population proportion। अब जरा गौर फरमाएं, वहां पर पॉपुलेशन मीन था और यहां पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, क्योंकि वहां पर था भी तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और यहां पर है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, चाहे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, थ्योरेटिकल भी एक नंबर का सवाल आ सकता है, या वो खुद आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैंपल प्रोपोर्शन दे के पूछ सकता है। ठीक हो गया, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको इतना मसला ना रहे। मैं कहता हूं कि जनाब आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है इज इक्वल टू 7/20 और सैंपल प्रोपोर्शन है इज इक्वल टू 4/9 सपोज। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताएं जनाब व्हाट इज मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, व्हाट इज मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, तो क्या आंसर होगा भला? म्यू पी इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, दैट इज 7/20, दैट इज 7/20। वो बात समझ लग गई? बिल्कुल वही सादा सी बात है। और नेक्स्ट, ये था मीन की बात हमने की। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलेंगे? अगला क्या चीज है हमारे पास? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, और इसका निकनेम क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। इसका निकनेम क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ओके होगी बात? फिर ये होगा किसके बराबर? जी, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा पी से,
और ये बराबर होता है पी क्यू ओवर एन अंडर रूट, पी क्यू ओवर एन अंडर रूट। और सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में बिल्कुल वही चीज कि अगर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, पी क्यू ओवर एन अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय एफ पी सी। विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको पता है क्यू किसके बराबर होता है? ये आपने छोटे होते कहीं पढ़ा होगा। क्यू किसके बराबर होता है? 1 माइनस पी के। जिंदगी के किसी ना किसी लम्हे में ये चीज आपने किसी ना किसी जगह देखी जरूर होगी, तो बस उसको फॉलो कर लो कि P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, राइट। अब एक सवाल करते हैं, स्टैंडर्ड एरर बिल्कुल वही सवाल सारे रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इसमें तरीकाकार ये होगा कि प्रोपोर्शन की बात होगी। एक ही सवाल करवाता हूं, आप भी थक गए होंगे। एक सवाल करवाता हूं तो कल मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज कल हम खत्म कर देंगे और फिर उसका टेस्ट भी होगा। तो आज के दिन जो आपका टेस्ट होगा ना, आज के दिन मतलब जो मंगल को दिन आपका होगा, उसमें सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसका मैं अलग से टेस्ट लूंगा किसी भी दिन डिसाइड करके, ठीक है। आज सिर्फ आपका डेरिवेटिव का टेस्ट होगा, रूल्स का, सिर्फ डेरिवेटिव का, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये टेस्ट होना है वो इंशाल्लाह सैंपलिंग का इसी हफ्ते में ही होगा, लेकिन वो मैं कोई और दिन डिसाइड करूंगा, क्योंकि सैंपलिंग का जो टेस्ट है वो मैं चाहता हूं कि वो प्रॉपर तरीके से लिया जाए। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही है कि सैंपलिंग के बाद आप लोगों का मैं प्रोबेबिलिटी या फिर वो जो पिछला सिनेरियो है रिग्रेशन वगैरह वो रिवाइज करवाऊं। देखूंगा कि टाइम के हिसाब से कि लॉकडाउन कितना चलता है। सैंपलिंग इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा ईद से पहले पहले, और कोई एक और टॉपिक भी हो जाएगा, इंडेक्स नंबर करवा दूंगा या फिर प्रोबेबिलिटी को शुरू कर दूंगा। फिर देखूंगा कि सिनेरियो के हिसाब से क्या चल रहा है, उस हिसाब से फिर देख लेंगे। चलें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, मैं कहता हूं देयर आर 200 फीमेल out of 700 people in a ground। 700 में से 200 फीमेल है। फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन find standard error of proportion about female। find standard error of proportion about female। फीमेल का स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। बाकी हर जगह बात वही है, सैंपल साइज बढ़ेगा, स्टैंडर्ड एरर जो भी होगा कम होगा, सैंपल साइज कम होगा, स्टैंडर्ड एरर जो भी होगा बढ़ेगा। वो सिचुएशन वैसे की वैसे ही है, राइट। तो मेरे भाई आ जाए फिर, सिग्मा P बराबर होता है पी क्यू ओवर एन अंडर रूट। यहां पर हमारा P है 200 ओवर 700, क्योंकि फीमेल का प्रोपोर्शन है ना 200 ओवर 700। जी जनाब, कितना आ गया? 0.29, 0.29। क्यू फिर किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस पी। 1 माइनस 0.9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.71। 0.71
डन होगी बात? तो आ जाए फिर, P हमारे पास है 0.29, Q हमारे पास है 0.71 ओवर N हमारे पास है 700 अंडर। ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ये किसके बराबर आ जाएगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। कितना आ रहा है? 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 0.71 डिवाइडेड बाय 700। जो भी आंसर आएगा उसका आप अंडर रूट ले लीजिएगा, 0.01715। ये आपका आंसर आ रहा है 0.017। हाँ, कभी कभी वो इसको परसेंटेज में देख देता है, 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मजीद हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे, और कल इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इसका टेस्ट लूंगा आपसे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।